जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रामकेश चौधरी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का एग्जाम जो होने वाला है। उसमें मैकेनिकल 301 जो कोड है अपना ME 301 RAC जो सब्जेक्ट है उसके अपन मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं वो मोस्ट क्वेश्चन जो अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आने के जिनके चांसेज हैं, वो क्वेश्चन आज अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको पूरे क्वेश्चन तो समझ में आएंगे ही सही, साथ ही आपका बेसिक भी क्लियर होगा। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हम बेसिक को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। Drop it. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? द ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द मास ऑफ ए वाटर वेपर प्रेजेंट इन, मतलब 1 kg ऑफ ड्राई एयर, 1 kg ऑफ ड्राई एयर। आंसर हो जाएगा डी। 1 kg ड्राई एयर में जितनी वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगी ना, उसी को मैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो बोल सकता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन कूलिंग कोयल इन रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर में अगर कूलिंग कोयल में फ्रोस्टिंग की कंडीशन है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? मतलब ये कह रहा है कि आपके रेफ्रिजरेटर में ऑलरेडी ठंडक बनी हुई है, तो वहाँ पर कूलिंग कोयल का जो बिहेवियर रहेगा वो किस तरीके से रहेगा कि इंक्रीज हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाएगी या COP बढ़ जाएगी सिस्टम की, या फिर ये बोलना चाह रहा है कि पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी पावर कंजम्पशन। तो मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रोस्ट, मतलब पहले से ही अगर फ्रिज में अपने ठंडक है, तो वहाँ पर अपन को एक्सेस पावर लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी कूलिंग है। उसी स्पेस को मुझे और ज़्यादा कूल करना है, तो और ज़्यादा कूल करने के लिए मुझे एडिशनल पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? इंक्रीज पावर कंजम्पशन। तो आंसर मेरा हो जाएगा सी कि पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। किस कंडीशन में? अगर पहले से ही ठंडक है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाईपास फैक्टर फॉर ए कूलिंग कोयल में जो मेरा बाईपास फैक्टर है, इसका क्या रोल है? ये मेरे से पूछना चाह रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट, मतलब बाईपास फैक्टर कूलिंग कोयल का बढ़ जाता है अगर पासिंग एयर की वेलोसिटी में बढ़ा दूं। कहने का मतलब ये है कि जो कूलिंग कोयल रहती है अपनी रेफ्रिजरेटर की, उसमें अगर मैं फ्लो होने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ा देता हूँ, तो क्या बाईपास फैक्टर भी बढ़ जाता है? तो हाँ, उस केस में जब मैंने फ्लो की वेलोसिटी, कूलिंग फ्लूइड, जो फ्लूइड मेरा बह रहा है, जो स्पेस को ठंडा कर रहा है, अगर उस फ्लूइड की मैं वेलोसिटी बढ़ा देता हूँ तो मेरा बाईपास फैक्टर भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ ए पासिंग थ्रू। द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड, मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के अंतर को क्या बोलते हैं? तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं अपन वेट बल्ब टेम्परेचर की। वेट बल्ब टेम्परेचर से मतलब है कि अपना जो थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर का जो सेंसेबल पॉइंट होता है, उस सेंसेबल पॉइंट पर मैं गीला कपड़ा लपेट दूं और उसको नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल एयर में ले जाऊं, वहाँ पर जो वो टेम्परेचर शो करेगा गीला कपड़ा लपेटने के बाद, वो टेम्परेचर तो मेरा हो जाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर। और अगर मैं नॉर्मल थर्मामीटर को बिना किसी कपड़े के लपेटे हुए ऐसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ दूं, तो जो टेम्परेचर दिखाएगा वो मेरा टेम्परेचर होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर हो जाएगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का अगर मैं डिफरेंस देखूं, तो वो मेरा हो जाता है कि वेट बल्ब डिप्रेशिएशन, मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर में जो कमी हुई, क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर लिया मैंने, उस टेम्परेचर में जो कमी आई, डिप्रेशिएशन हुआ,
वो अपन यहाँ पर बोलते हैं इन दोनों का अंतर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, वेट बल्ब डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रोस्टिंग। क्या कह रहा है? डिफ्रोस्टिंग ऑफ ए रेफ्रिजरेटर मे बी डन बाय स्टॉपिंग द कंप्रेसर ऑफ ए शॉर्ट पीरियड। मतलब अगर मैंने किसी भी रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर को थोड़े से टाइम के लिए बंद कर दिया तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसने बोला कि उस प्रक्रिया को डिफ्रोस्टिंग बोलते हैं। बिल्कुल, डिफ्रोस्टिंग मतलब अठंडक। अठंडक से क्या मतलब हो गया कि मैंने फ्रिज को डिफ्रोस्ट का बटन होता है एक रेफ्रिजरेटर में, अगर आपने देखा होगा, आप सबको पता होगा कि एक बटन होता है, उस बटन को जैसे अपन प्रेस कर देते हैं तो पूरे फ्रिज में पूरा जो बर्फ़ जमा हुआ है वो पिघल के नीचे आ जाता है, पानी पानी हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिफ्रोस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा कि करेक्ट है साहब, आप सही कह रहे हो, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये अपन से पूछ रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? तो मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मेरी होती है वो रेशियो होती है एक्चुअल मास ऑफ ए वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर एयर टू द मास ऑफ ए वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो डी आंसर है ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो क्या हो गई कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, एक तो मैंने एक्चुअल मास देख लिया वाटर वेपर का मॉइस्ट एयर के साथ, मतलब एयर में भाप के कण है उसके साथ मैंने देख लिया कि कितना मास है वाटर वेपर का, और साथ ही मैंने काउंट किया कि सैचुरेटेड एयर में कितनी वाटर वेपर है। इन दोनों का जो रेशियो रहेगा एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको मैं बोल दूंगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी मेरे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की और आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन एक्वा अमोनिया एंड लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसने दो रेफ्रिजरेशन सिस्टम दे दिए, कौन कौन से? एक्वा अमोनिया और लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इन दोनों में रेफ्रिजरेंट्स आर रेस्पेक्टिवली, इन दोनों में रेफ्रिजरेंट्स का कार्य कौन करता है, ये इसने अपन से पूछा है। तो आपको मैं बता दूं कि एक्वा अमोनिया मतलब वाटर और अमोनिया बेस्ड जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें अपने कूलिंग मीडियम का काम जो करता है, रेफ्रिजरेंट का काम जो करता है, वहाँ पर अमोनिया होती है। पहली चीज़ मिल गई अपन को कि अमोनिया हो गई एक्वा अमोनिया वाले सिस्टम में। दूसरा ये पूछ रहा है कि लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो ये जो LIBR लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को कैसे बोलते हैं? LIBR वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है वो रेफ्रिजरेंट वाटर होता है। मतलब एक्वा अमोनिया वाले में तो हो गया अमोनिया रेफ्रिजरेंट, और लिथियम ब्रोमाइड वाले में हो गया अपने वाटर रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल बी वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या होता है? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा कि कम हो जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल बी लोअर देन वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर से कम होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो आंसर हो जाएगा मेरा लोअर देन बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रही है इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये समझ में आ गया, सीधी रेखा में अपने हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रही है विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेविंग मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। सही बात है, रेडिएशन किसे बोलते हैं? यही तो रेडिएशन की डेफिनेशन है कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी गर्म हो रही है, मतलब हीट ट्रांसफ़र होती जा रही है उससे उसमें बिना किसी इफ़ेक्ट पैदा करे, एटमॉस्फेयर में कोई भी इफेक्ट पैदा नहीं कर रही है,
तो इसी को ही मैं रेडिएशन बोलता हूँ, यही मेरी रेडिएशन की परिभाषा है। इन सब के लिए आप रेडिएशन वाला चैप्टर देख सकते हैं। अपने आपको जाना है उसकी हीट ट्रांसफ़र की प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर से आप कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन वाला एक छोटा सा वीडियो है, उसको देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, द ऑप्टिमम इफेक्टिव टेम्परेचर फॉर ह्यूमन कंफर्ट। ह्यूमन कंफर्ट के लिए ऑप्टिमम इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है? तो लोअर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखते हैं अपन, हायर इन विंटर देन इन समर, मतलब विंटर में अधिक होता है ऑप्टिमम इफेक्टिव टेम्परेचर ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से। मतलब मनुष्य जो एक कंफर्ट जोन फील करता है तो वो ऑप्टिमम इफेक्टिव टेम्परेचर किस रीजन में या फिर किस मौसम में होता है? तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ आंसर, मेरा आंसर हो जाएगा कि लोअर इन विंटर देन इन समर, मतलब गर्मियों में ज़्यादा ऑप्टिमम इफेक्टिव टेम्परेचर होता है ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से एज कंपेयर टू विंटर। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा बी। तो इसी के साथ ये थे कुछ मोस्ट क्वेश्चन, और साथ ही साथ मैं आपको हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता रहूँगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको टाइम पर वो वीडियोस मिलते रहें और आप इससे अपनी तैयारी करते रहें। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको हर सब्जेक्ट का कोड वाइज मोस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं या आने की प्रायोरिटी रखते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ आने वाले एग्जामिनेशन से पहले, आपके एग्ज़ाम से पहले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।